नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ एक बार फिर से क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस पे। ठीक है, अब तक जो हमने देखा है कि किस तरीके से नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स फॉर्म होती है, और उसके बाद देखा कि टॉर्क या फिर पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो किसी भी डायपोल की वजह से किस तरीके से क्रिएट होती है और कितनी वैल्यू होती है उसकी। लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस, उनको क्लासिफाई करेंगे तीन क्लासेस में। पहला है डाया, दूसरा है पैरा और तीसरा है फेरो। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि जो हमारे यूज होने हैं डिफरेंशिएट करने में, डाया, फेरो और पैरा को डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, तो पहली टर्म है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डिनोट करता हूं मैं बी नोट से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, वो मैग्नेटिक फील्ड जो वैक्यूम में एग्जिस्ट करेगी एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म, और क्या कर देगी, मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कर देगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। ठीक है जी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि वैक्यूम में प्रेजेंट होके मैग्नेटाइज कर दे किसी भी और सब्सटेंस को, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे, और इसे डिनोट करेंगे हम बी नोट से। बी नोट की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, बी नोट की वैल्यू होती है म्यू नोट टाइम्स ऑफ एन आई। अब म्यू नोट क्या है, ये है परमिएबिलिटी। ठीक है, एन क्या है, एन है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और आई क्या है, आई है हमारे पास करंट, ये आगे मेरे पास करंट, एन आगे मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से, और ये आगे मेरे पास परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ठीक है जी, परमिएबिलिटी किस चीज की, वैक्यूम की। ठीक है, तो बी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई, और ये कहां पे काम करेगा, एक सोलेनोइड में काम कर जाएगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वैल्यू है आई, जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एक है, ये दो, ये तीन, इस तरीके से। ठीक है, और ये यहाँ पे स्पेस क्या है, ये है वैक्यूम, तो इसमें जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू होगी बी नॉट। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एच से। अगर मैं एच की बात करूं, मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं, तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी एक एबिलिटी, ठीक है, टू मैग्नेटाइज ए मेटेरियल मीडियम इज एक्सप्रेस्ड बाई वेक्टर एच, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। देखिए, एक एबिलिटी होगी किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की कि वो क्या है, किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दे, उसी को हम क्या है, वेक्टर एच से डिनोट करते हैं। ये आ गया वेक्टर एच। ठीक है, और इसको वेक्टर एच से डिनोट कर दिया, और इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं। तो H की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो H इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास V नॉट अपॉन म्यू नॉट, ये रहा म्यू नॉट। ठीक है, H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो बी नॉट क्या था, अभी देखा हमने, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बोलते हैं बी नॉट, तो ये आ गया मेरे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और म्यू नॉट क्या आ गया मेरे पास, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब है मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आई से, इस तरीके से। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, डिफाइन करेंगे, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जब किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं कहां प्लेस करूंगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस करूंगा। ठीक है, देन इट गेट मैग्नेटाइज, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज का मतलब होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, अब उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो डेवलप हुई है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बना, और उसे अगर हम रेशियो देखें पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, तो इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है जी, तो आई इक्वल टू सीधा सीधा आ गया एम अपॉन वी। यहाँ पे एम क्या है, एम में हमारे पास मैग्नेटिक
मोमेंट, जिसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। v क्या है मेरे पास, v है वॉल्यूम, ठीक है जी। तो इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब है मेरे पास मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जो इंडक्शन हुआ है, जो इंड्यूस हुआ है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसको डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इंडक्शन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। नंबर ऑफ लाइंस जो बनी है, ठीक है, और वो क्या है, पर यूनिट एरिया के अगर साथ देखूं मैं, तो उसी को क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलूंगा। और इसे मैं डिनोट करता हूं सिंपल बी से। क्लियर है। तो B इक्वल टू होता है बी नॉट प्लस बी एम। ये क्या है बी नॉट, ये वैक्यूम वाला मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है। और बी एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है। तो इसको सिंप्लीफाई करके V इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H प्लस I। क्लियर है। तो ये बन गया मेरे पास फाइनल डेरिवेशन किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन का। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मेरे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है जी। ये पॉइंट जो है हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको डिफाइन करेंगे। देखिए, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं, तो उसकी जो एक एबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको क्या है फॉर्मूले में पुट करूं, तो चाई एम इक्वल टू आता है मेरे पास आई अपॉन एच। ये आ गया आई, ये क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। तो आई आ गया आई अपॉन एच, नहीं इंटेंसिटी वाला है आई। मैग्नेटिक इंडक्शन तो बी से डिनोट करते हैं, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को बोलते हैं हम आई। तो चाई एम इक्वल टू आ गया मेरे पास आई अपॉन एच। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। परमिएबिलिटी डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ इट्स मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अगर मैं मैग्नेटिक इंडक्शन को और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को रेशियो में कन्वर्ट कर लूं, तो उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं म्यू एम से, ठीक है। और म्यू एम इक्वल टू आ गया मेरे पास बी अपॉन एच, ठीक है जी। मैग्नेटिक इंडक्शन बी क्या हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन, और एच क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब है रिलेटिव परमिएबिलिटी। देखिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है कि अगर मैं वैक्यूम की परमिएबिलिटी को किसी मीडियम की परमिएबिलिटी से कंपेयर करके देखूं, तो उसी को मैं क्या बोलता हूं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। यहां पे म्यू आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू आर इक्वल टू बैठता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये आ गया मेरे पास क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए, सिंपल सा रिलेशन है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कभी कभार, कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है वो क्या होता है, जो ससेप्टिबिलिटी है उसमें हम 1 प्लस कर दें तो वही आता है हमारे पास रिलेशन, ठीक है। तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाई एम, ये एक रिलेशन होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस इन टर्म्स में, ठीक है, जो कि हमें रिलेशन बताता है किसका, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। क्लियर। अब है मेरे पास, अब 3 सब्सटेंस की बात की थी मैंने, एक था डाया, एक था पैरा, और तीसरा था मेरे पास फेरो, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डायमैग्नेट से। तो डायमैग्नेट्स कौन से सब्सटेंस होंगे, ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूं, तो वो क्या है, वो फीबली रिपेल करेंगे। फीबली का मतलब बहुत कम अमाउंट में क्या है, रिपेल करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड को जिसमें वो रखे हैं, और अपने आप को उसके अपोजिट बना लेंगे। मतलब कि अगर मैं लाइन से रिप्रेजेंट करूं, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, नॉर्थ से निकली होंगी, और ये हो गया कोई साउथ एंड, ठीक। अब इसमें क्या है, मैं मैग्नेटिक, ये रहा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या क्रिएट हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ क्रिएट हो गया, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ क्रिएट हो गया, यहाँ पे साउथ है तो साउथ क्रिएट हो गया, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में उसके आ जाएंगे। क्लियर है। और
इन लाइंस को, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनको क्या है थोड़ा सा रिपेल कर देंगे ऐसे, इस तरीके से थोड़ा सा क्या है रिपेल कर देंगे। तो ये क्या है मेरे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। ठीक, नेक्स्ट आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करेंगे हम, तो वो क्या है फीबली अट्रैक्ट होंगे। फीबली मतलब थोड़े से क्या है उस फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएंगे और फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनके एरिया को कर देंगे कम। इस तरीके से, और अपने आप को उन्हीं की डायरेक्शन में क्या है ओरिएंटेड कर लेंगे। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये साउथ और नॉर्थ बन गया। इस कंडीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो फील्ड लाइंस है ये ऐसे कन्वर्ट होती चली जाएंगी इस तरीके से, इस तरीके। ठीक है, कि इसके अंदर से निकलना वो शुरू हो जाएंगे और ये ओरिएंटेड किस डायरेक्शन में होंगे, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस ओरिएंटेड है उसी डायरेक्शन में ये क्या है ओरिएंटेड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर मैं पैरा की बात करूं तो पैरा को हाईली मॉडिफाई करके क्या बना देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बना देते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि यहां से फील्ड लाइंस पास होंगी, इस तरीके से। ठीक है, और फील्ड लाइंस क्या है बहुत ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगी। सारी फील्ड लाइंस क्या है इसके अंदर से ही पास होंगी। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। ठीक है जी, डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, द सब्सटेंस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, क्या हो जाएंगे मैग्नेटाइज हो जाएंगे किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इन्हीं को क्या बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद एक पॉइंट बचता है हमारा क्यूरी लॉ का। देखिए क्यूरी लॉ क्या है, एक लॉ है जिसमें क्या बताया कि जो एम होगा, अब एम क्या है, एम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। तो एम डिपेंड किस पे करेगा, एच पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एच क्या है इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको बोल लेते हैं, और टी पे डिपेंड करेगा। तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच पहली चीज, और एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। टी हमारे पास है टेम्परेचर, टी क्या है टेम्परेचर। ठीक है, एच भी हमने क्या था तेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे एच से, तो ये है एच हमारे पास। ठीक है जी, तो हम दोबारा से आ गए यहां पे, एच आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करा तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h अपॉन टी, ये आ गया मेरे पास एक रिलेशन। ठीक है, अब इस सिंबल को हटाओ तो कुछ कांस्टेंट मेरा यूज होना है, तो m इक्वल टू सीधा सीधा बन गया मेरे पास c h अपॉन टी। ये c क्या है, c है मेरे पास क्यूरीज कांस्टेंट। क्या है, क्यूरी का कांस्टेंट है, जो क्यूरीज लॉ में लग रहा है तो उसको बोल दिया क्यूरी कांस्टेंट। अब यहां से अगर मैं बात करूं h को इधर ले आऊं तो h m अपॉन एच इक्वल टू बन गया c अपॉन टी। और मुझे एक चीज पता है कि m अपॉन एच किसके इक्वल होता है, चाई m के इक्वल होता है, ससेप्टिबिलिटी के इक्वल होता है। m अपॉन एच क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। तो सीधा सीधा मैं बोल दूंगा कि ससेप्टिबिलिटी क्या है, डायरेक्टली डिपेंड कर रही, इनवर्सली डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। इस तरीके से अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होगी। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होगी। तो ये था हमारे पास क्यूरी लॉ। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं तीनों सब्सटेंसेस को। देखिए एक कॉलम है हमारे पास जिसमें लिखी मैंने सारी प्रॉपर्टीज, दूसरा कॉलम है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तीसरा कॉलम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, और चौथा कॉलम है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। क्लियर है। स्टार्ट करेंगे एक एक प्रॉपर्टी से। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर मैं डायमैग्नेट की बात करूं तो वो क्या है फीबली क्या है उसे रिपेल कर देगी किसी भी मैग्नेट को।
दीज आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स, मैग्नेट्स क्या है इनको रिपेल कर देती है। अगर मैं बात करूं पैरा की तो ये क्या है फीबली अट्रैक्ट, उनको क्या है थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं फेरो की तो ये क्या है स्ट्रांगली अट्रैक्ट। मैंने बताया था पैरा और फेरो एक तरीके से बिहेव करते हैं, बस पैरा जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो कम अमाउंट में करता है और फेरो उसी को हाई अमाउंट में करके शो करता है, ठीक है। तो फेरो मैग्नेटिक क्या है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगी उस मैग्नेट से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज करें तो उस कंडीशन में ये सब्सटेंस किस तरीके से बिहेव करेंगे। देखिए तो ये क्या है ये फीबली मैग्नेटाइज हो जाएगा और किस डायरेक्शन में होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक्वायर फीबली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन किस डायरेक्शन में होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, थोड़ा सा ही मैग्नेटाइज हुआ है और अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं पैरा की बात करूं तो ये क्या है ये भी फीबली मैग्नेटाइज हुआ है बट सेम डायरेक्शन में, जिसमें मैग्नेट थी उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हुआ है। फेरो की बात करूं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हुआ है और सेम डायरेक्शन है जो फील्ड की थी। क्लियर। फिर आगे है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यूज करूं तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म में दो रीजंस होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक होता है वीक फील्ड। अगर मैं डायमैग्नेट को उसमें प्लेस करूं तो ये स्ट्रॉन्ग प्लेस से हटके कहां पे पहुंच जाएगा वीक प्लेस पे पहुंच जाएगा, स्लोली थोड़े टाइम लेके वो वीक प्लेस में वीक मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच जाएगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से। अगर मैं पैरा की बात करूं तो ये क्या है ये स्लोली वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलेगा। और अगर मैं फेरो की बात करूं तो ये बहुत फास्टली क्या है वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पे किस तरीके से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं रखूं कि हर जगह क्या है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा ये मूव करेंगे स्लोली अवे फ्रॉम द, अच्छा ये है फीबली सस्पेंडेड डायमैग्नेट रॉड अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू दी फील्ड। फील्ड लाइंस जा रही है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे इस डायरेक्शन में। ये फील्ड लाइंस है, फिंगर्स की जो डायरेक्शन है वो फील्ड लाइंस मानो। ये है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो अपने आप को ऐसे प्लेस कर लेंगे, ठीक है जी। और इस चीज को होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर पैरा की बात करूं तो ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, तो ये भी अपने आप को इसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। तो ये क्या है ये है पैरेलल कंडीशन। पैरा और फेरो दोनों पैरेलल कंडीशन शो करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ससेप्टिबिलिटी। देखिए ससेप्टिबिलिटी की बात करूं तो अगर डाया की बात करूं तो ये क्या है अपोजिट चलते हैं मैग्नेट से, ठीक है। तो इनमें ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या है 0 से कम होगी और -1 से ज्यादा होगी, मतलब कि स्मॉल वैल्यू होगी बट नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर मैं पैरा की बात करूं तो ये क्या है अट्रैक्ट होते हैं, तो ये ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू शो करेंगे बट इन पॉजिटिव स्मॉल, ठीक है। स्मॉल पॉजिटिव नंबर शो करेंगे जो कि 0 से बड़े होंगे और कुछ ही 2 4 6 8 10 20 इस तरीके से वैल्यू शो करेंगे। बट अगर मैं बात करता हूं फेरो की तो फेरो में क्या है बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी ससेप्टिबिलिटी की, और वो बड़ी कितनी बड़ी हो सकती है 1000 से भी बड़ी हो सकती है वो, ठीक है जी। तो ससेप्टिबिलिटी क्या है 1000 से भी बड़ी है ये वाला पोर्शन। क्लियर है। आगे है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करूं यहां पे तो ये क्या है स्लाइटली लेस देन 1, मतलब 0 हो सकती है 1 हो सकती है, उनके बीच में लाई कर सकती है, किसमें डायमैग्नेट में। अगर मैं बात करता हूं पैरामैग्नेट की तो इसमें क्या है ग्रेटर देन 1 1 से बड़ी होगी, ठीक है जी। इसमें सबसे छोटी फिर 1 से बड़ी होगी और इसमें क्या है 1000 से भी ज्यादा होगी वैल्यूज। क्लियर है। तो वो आगे हमारे पास फेरोमैग्नेट। अगला है हमारे पास परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी की अगर बात करूं देखिए दो चीजें हमें देखनी है, एक देखनी है परमेबिलिटी इन वैक्यूम और एक देखनी है परमेबिलिटी इन एनी मीडियम। तो वैक्यूम को मैं म्यू नॉट से डिनोट कर दूंगा और जो किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी है उसको मैं सिंपल म्यू से डिनोट कर दूंगा। तो अगर डाया की बात करूं तो वैक्यूम की परमेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मीडियम की परमेबिलिटी, ठीक है। और अगर मैं पैरा की बात करूं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है कि मीडियम की परमेबिलिटी ज्यादा होगी वैक्यूम से, और अगर फेरो की बात करूं तो मीडियम की बहुत ज्यादा होगी हमारे वैक्यूम से। क्लियर है। तो ये आगे मेरे पास तीनों के डिफरेंशिएशन। अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर कैसे कैसे अफेक्ट करेगा डायमैग्नेट को,
पैरा को और फेरो को। जैसे कि जब किसी भी मैग्नेट को हम हीट करने शुरू कर दे, ठीक है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज किस तरीके से डिफर करता है या चेंज करता है, तो वही चीज हमें देखनी है। तो अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करूं, टेम्परेचर इंक्रीज करूं, डिक्रीज करूं, तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के। बट अगर बात करूं मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो ये क्या है, इनवर्सली डिपेंड करते हैं 1/T टाइम्स। ये क्या है, 1/T। अभी क्यूरी लॉ में देखा था म्यू एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो इनवर्सली रिलेशन है उनका, टेम्परेचर बढ़ा तो इनकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या है, कम होती चली जाएगी। अगला है मेरे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसमें भी क्या है, इनवर्सली का रिलेशन है और चाई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस TC। TC क्या है, क्यूरी टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जिसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हम इन सब्सटेंस को प्लेस कर रहे हैं, अगर मैं उस फील्ड को क्या है, रिमूव कर दूं, तो इन सब्सटेंसेस पर रिमूव होने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डाया की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है, ये तब तक ही काम करेगा जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड वहां पे है। जैसे मैंने हटा दिया, वो उसका बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये भी मैग्नेटाइज तब तक ही होगा जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वहां पे प्रेजेंट है, तब तक कि पैरामैग्नेट भी वहां पे काम करेगा, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेट की, तो अगर मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव भी कर दूं, तो इसमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी, ठीक है जी। ये एक्वायर्ड कर लेगा, रिटेन कर लेगा उसकी प्रॉपर्टी को आफ्टर जो रिमूवल हो रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, उसके बाद भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये वाला। अगला है वेरिएशन ऑफ M विद H। M की वैल्यू और H की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, तो वही देखना है हमें। तो डायमैग्नेट में क्या है कि अगर H चेंज हो रहा है तो M भी चेंज हो रहा है लीनियरली, ठीक है जी। तो लीनियरली चेंज हो जाएंगे, अगर H चेंज हुआ तो M भी चेंज हुआ। इसमें अगर बात करूं तो इसमें क्या है कि मैग्नेटिक लीनियरली, ठीक है जी, विद H, M चेंजेस linearly with H and attains saturation at low temperature and in very strong field, ठीक है जी। एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद वो चेंज नहीं होगा। और H के साथ क्या है, लीनियरली चेंज होने का रिलेशन इसका है M का। अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो इसमें क्या है, नॉन लीनियरली चेंज होता है, ठीक है। अपने आप हो गया, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। H चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, M की वैल्यू अपना फिक्स रहेगी इस कंडीशन में। फेरो की बात कर रहे हैं। अगला है हिस्टेरिसिस इफेक्ट। तो हिस्टेरिसिस में ये कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है, ये कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, ये हिस्टेरिसिस लूप का इफेक्ट शो करता है। तो फेरोमैग्नेट ये जो हिस्टेरिसिस लूप का इफेक्ट को शो करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल स्टेट्स। अब देखना है कि कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, या तो ये सॉलिड होंगे, या लिक्विड होंगे, या गैसेस होंगे। तो डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट तीनों स्टेट में मिलते हैं, या सॉलिड हो, या गैस हो, या लिक्विड हो, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेट की, तो ये सिंपली सॉलिड्स में मिलते हैं। क्या होते हैं, ये सॉलिड्स होते हैं, क्लियर। अगला है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल कि डाया, पैरा और फेरो के कुछ एग्जाम्पल कहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल डाया का अगर मैं बात करूं तो बिस्मिथ हो गया, Cu कॉपर हो गया, Pb लेड हो गया, Si सिलिकॉन हो गया, N2 नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में, H2O NaCl। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हो गए। अगर मैं बात करता हूं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो इसके एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, ऑक्सीजन हो गया एसटीपी पे, ठीक है जी, CuCl2 हो गया, कॉपर क्लोराइड। तो ये सारे एग्जांपल आ गए हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। फेरो की बात करूं तो इसमें सॉलिड्स आएंगे ज्यादातर, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, GD, Fe2O3, AlNiCO एलॉय जो होता है एक, ठीक है। तो ये सारे आगे मेरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल। तो ये हमने क्या है, डिस्टिंग्विश कर दिया है तीनों तरीके के सब्सटेंसेस को, जिनका नाम है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।